Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4, second phase of the Indian national movement, partition of Bengal and other developments. बेटा इस चैप्टर में हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के सेकेंड फेज को डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को डिवाइड किया किसने? लॉर्ड कर्जन ने। क्या कहकर डिवाइड किया था कि भाई बहुत बड़ी टेरिटरी है, इसको हम प्रॉपर एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर गवर्नेंस हम नहीं दे पा रहे हैं। पर एक्चुअल में क्या मोटो था बंगाल को डिवाइड करने के पीछे? डिसयूनिटी क्रिएट करना, किस किस के बीच में? हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। और वो कर गए, बंगाल को उन्होंने डिवाइड कर दिया, हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड कर गए। कौन? अंग्रेज। फिर इसके अलावा भी जो दूसरे डेवलपमेंट्स उस टाइम में हुए वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और हम ऐसे डिवाइड हुए बेटा कि एक कंट्री से 3 कंट्री बन गए, पहले इंडिया और पाकिस्तान, फिर इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये अंग्रेज़ों की ही देन है हमें। चलो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे लॉर्ड कर्जन ने एक के बाद ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की कि हमें ऐसा लगने लगा कि भाई अब तो सांस लेना भी मुश्किल है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लॉर्ड कर्जन की रिप्रेसिव पॉलिसीज़ को। फिर हम देखेंगे कि कैसे इसने बंगाल को डिवाइड किया, और क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड किया तो हम लोगों ने क्या की? एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ठीक है, उन्होंने डिवाइड किया तो हमने क्या की? एंटी पार्टीशन मूवमेंट। देन फिर हम लोग पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट को, कैसे कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है आफ्टर सूरत सेशन। 1907 में सूरत का सेशन होता है जिसमें जो अर्ली नेशनलिस्ट होते हैं और जो असर्टिव नेशनलिस्ट होते हैं इन्हें लगने लगता है कि भाई हम साथ मिलकर तो काम नहीं कर पाएंगे, तो अलग अलग हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे और डिफरेंट रिप्रेसिव मेजर्स लेगी हमारी गवर्नमेंट, दमनकारियाँ नीति अपनाएगी जिससे कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। फिर हम देखेंगे कि ये जो नए असर्टिव नेशनलिस्ट आए थे इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इनका प्रोग्राम क्या था, किस तरीके से ये स्ट्रगल करते थे, मतलब इनकी मेथड्स क्या थी स्ट्रगल की। देन हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस थे अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट के बीच में। अर्ली नेशनलिस्ट में जितने भी कांग्रेस लीडर्स आते थे बेटा, इनको फर्म बिलीव था किस में? अंग्रेज़ों में। वो ब्रिटिशर्स के ऊपर बिलीव करते थे और कहते थे ये कुछ ना कुछ एक दिन हमारे लिए अच्छा करेंगे। पर असर्टिव नेशनलिस्ट कहते थे नहीं भाई ये कुछ अच्छा नहीं करेंगे, हमें इनसे सब कुछ छीनना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कैसे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का राइज होता है, ग्रोथ होती है। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे हमारे कैरिस्मेटिक लीडर्स को, आउटस्टैंडिंग लीडर्स को ऑफ स्टडी नेशनलिज्म। द बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में, आप सबको पता होगा। तो इसके बाद 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है तो बंगाल किसके कंट्रोल में आ जाता है? अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ जाता है। और उसके बाद चुन चुन के एक करके सारा एरिया ब्रिटिशर्स अपने अंदर कर लेते हैं, मतलब पॉलिटिकल पावर बन जाते हैं वो पूरे इंडिया की। और फिर जैसे जैसे इनका रूल बढ़ता जाता है हम इंडियंस के अंदर इनके टूवर्ड्स क्या बढ़ जाता है? डिसकंटेंटमेंट। देखो पहले एक एरिया, फिर दूसरा एरिया, फिर तीसरा एरिया, धीरे करके ये पूरे इंडिया के ऊपर कंट्रोल करने लग जाते हैं अंग्रेज, और हम इनसे करने लग जाते हैं नफरत। हमारे दिलों में इनके प्रति होता है बहुत असंतोष, असंतोष बोले तो डिसकंटेंटमेंट। ठीक है, तो ये जो असंतोष था पूरी कंट्री में बढ़ता ही गया विद द लैप्स ऑफ ईयर। जैसे जैसे अंग्रेजी रूल बढ़ता गया, मतलब ईयर बाय ईयर, वैसे वैसे हम इनसे और ज़्यादा नफरत करने लगे, वैसे वैसे हमारे मन में इनके टूवर्ड्स डिसकंटेंटमेंट, असंतोष बढ़ता गया। 1896-97 में एक बार फेमाइन आई। वो फेमाइन क्या वजह क्या थी, कारण क्या था? ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना। जब पानी एक्सपेक्टेशन से कम गिरता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ड्रॉट लाइक सिचुएशन, कि भाई पानी गिरा ही नहीं, अब सूखा पड़ेगा। सूखा पड़ेगा तो क्या क्रॉप प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा तो अंग्रेज जब हमारे ऊपर रूल कर रहे थे बेटा तो हमारी कंडीशन वैसे ही ख़राब थी। अब क्रॉप प्रोडक्शन भी नहीं हुआ तो हमारी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। तो भूखमरी के कारण लोग मरने लग गए। ठीक है, फेमाइन मतलब ही क्या? जब खाने को कुछ नहीं है और लोग बिना खाने के मरने लग जाए तो फेमाइन कहते हैं। तो द ड्रॉट लेड टू अ कंट्री वाइड फेमाइन। पूरी कंट्री में क्या आ गई? फेमाइन आ गई, लोग भूख के कारण मरने लगे। कब? 1896-97 में। अब यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो थे वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू पेपर में लिख लिख के किसानों को ये बता रहे थे कि तुम्हारा राइट है कि तुम रिलीफ लो, अंग्रेजी सरकार के पास जाओ और बोलो ये फेमाइन आई है, तुम्हारा नैतिक मॉरल ड्यूटी है कि तुम इस फेमाइन के टाइम में हमको सेफ रखो, हमें खाने के लिए दो। ठीक है,
अंडर द फेमाइन रिलीफ कोड जो आपने खुद ही रूल बनाया है, इस रूल के अंतर्गत आपने लिखा है ना कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो हम किसानों को मदद करेंगे, तो अब तुम हमारी मदद करो, ठीक है, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, हमारे लिए फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराओ। ऐसा कौन बता रहे थे? बाल गंगाधर तिलक बता रहे थे अपनी राइटिंग्स के थ्रू। किसको? पीजेंट्स को, ठीक है, क्योंकि किसानों को आज तक अपने राइट्स पूरे नहीं पता है बेटा, तो क्या उस टाइम में पता होंगे? नहीं पता होंगे, तो बाल गंगाधर तिलक उन्हें उनके राइट्स समझा रहे हैं। फिर बेटा देखो, फेमाइन तो थी, साथ में हमने देखा कि प्लेग भी आ गया। प्लेग बीमारी होती है, प्लेग फॉलोड इन द वेक ऑफ फेमाइन जो थी, साथ में प्लेग भी आया। प्लेग क्या होता है? बीमारी होती है। जो सोल्जर्स थे उन्हें डेप्यूटेट किया गया, उन्हें काम दिया गया कि भैया जितने भी लोगों को प्लेग हुआ है, जिनको प्लेग इन्फेक्शन है ना, जो भी प्लेग से इन्फेक्टेड है, उन्हें आइसोलेशन कैंप में भेजो, उन्हें गाँव में नहीं रहने दो, उन्हें कहीं बाहर एरिया में रख दो जिससे कि प्लेग और ना फैले। अब ये जो सोल्जर्स थे जिन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो गैंग ऑफ इन्वेडर्स की तरह बिहेव करने लगे। इन्वेडर्स पता है, लूट पाट करने जो आते हैं, वैसे ये काम करने लगे। कौन? सोल्जर्स। वीमेन को इंसल्ट किया, ब्रूटल रेप्स किए वीमेन के साथ, उनका जो हाउस होल्ड गुड्स था उन्हें स्ट्रीट्स पर फेंक दिया गया। मतलब ये अपने आप को ऐसे समझ रही थी अब जो हम हैं वो हम ही हैं और कोई तो कुछ है ही नहीं। इन्हें सिर्फ अंग्रेज़ों ने इतना कहा था कि तुम प्लेग से जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको अलग करके रखो, उनके लिए अलग व्यवस्थाएं करो कि प्लेग स्प्रेड ना हो। पर ये तो बहुत ज़्यादा होशियार निकले, इन्होंने इन्वेडर्स की तरह काम किया, विमेन के ब्रूटल रेप्स किए, उस टाइम में विमेन को इंसल्ट किया, उनका जो हाउस होल्ड गुड्स था उसे स्ट्रीट पे फेंक दिया। इस वजह से लोग और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, ठीक है। अब दो सेंसिटिव यंग मैन्स की एंट्री होगी, दो सेंसिटिव यंग मैन आएंगे। एक का नाम होगा दामोदर चापेकर, दूसरे का नाम होगा बालकृष्ण चापेकर, ठीक है। टू सेंसिटिव यंग मैन, दो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव आदमी आएंगे। एक का नाम होगा दामोदर चापेकर, दूसरे का बालकृष्ण चापेकर। वो प्लेग कमिश्नर को ही मार देंगे जिनका नाम था मिस्टर रैन, ठीक है। मिस्टर रेन क्या थे? उस टाइम में प्लेग कमिश्नर थे। उन्हें मार देते हैं दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ठीक है, क्योंकि ये जो सोल्जर्स को इतनी पावर दी थी वो इस प्लेग कमिश्नर मिस्टर रेन ने ही दी थी, तो ये तो गलत था, है ना। बाल गंगाधर तिलक जो इस मर्डर से बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं थे, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थे, इवन उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। बात समझ में? तो बाल गंगाधर तिलक फालतू ही पिस गए। बाल गंगाधर तिलक जो यहाँ से इस मर्डर से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थे, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। ही वॉज ट्राइड फॉर हैविंग रिटर्न एक्सप्लोजिव आर्टिकल्स इन केसरी, ठीक है। अच्छा सुनो, इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया था? इन्हें गिरफ्तार इसलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने एक्सप्लोजिव आर्टिकल्स लिखे थे केसरी में, ठीक है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे अभी ये रिपोर्टर का काम क्या होता है, जो बुरा हो रहा है उसको लिखना। तो ऐसे ही जब बाल गंगाधर तिलक अपने न्यूज़पेपर केसरी में लिखते थे तो उन्होंने लिखा कि भैया जो मिस्टर रैन है, जो प्लेग कमिश्नर है, इन्होंने ही इन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है जो गांव में जा के लोगों को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। तो लोगों के मन में गुस्सा आया किसके टुवर्ड्स? मिस्टर रैन के टुवर्ड्स, और इसीलिए जो मिस्टर रैन थे उनको दो लोगों ने मार दिया। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंग्रेजों ने किसके ऊपर डाली? बाल गंगाधर तिलक, कि भाई तुम ऐसे आर्टिकल नहीं लिखते तो ऐसा कुछ होता नहीं। एंड सेंटेंस टू 18 months इम्प्रिजनमेंट, इन्हें 18 महीने जेल में डाल दिया गया। और इस वजह से लोगों के मन में और असंतोष आया, पूरी कंट्री ही इस बात से दुखी हो गई कि इसमें बाल गंगाधर तिलक की क्या गलती थी, उन्होंने तो लिखा सही, है ना, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझ कर इसको पढ़ना, ठीक है। लॉर्ड कर्जन कौन थे बेटा? तो लॉर्ड कर्जन थे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय कहाँ के? इंडिया के। कब से कब तक? 1899 से 1905 तक। 1857 का जो रिवोल्ट हमने किया था, रिवोल्ट ऑफ 1857 या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें जब क्राउन ने देखा कि भाई अगर ऐसे ही रिवोल्ट इंडिया में होते रहे तो हम बहुत ज़्यादा टाइम तक इंडिया को रूल नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने उस टाइम में एक छोटा सा चेंज किया था। वो एक्चुअल में चेंज था भी नहीं, पर समझ लो कि जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी इसको काय में कन्वर्ट कर दिया था वाइसरॉय की पोस्ट में, ठीक है।
तो वाइसरॉय कौन होता है? सीधे रिप्रेजेंटेटिव होता है क्राउन का। तो यहाँ पर दोनों ही लिखा है, तो आप भी दोनों ही लिख देना। बाकी 1857 के 1508 के बाद जब ऑफिशियली सब लोग बैठे और बात किया कि क्या क्या चेंज करना चाहिए, तो 1858 में ये जो भी चेंज किए गए थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उसमें सबसे बड़ा चेंज यही था कि गवर्नर जनरल की पोस्ट को किससे रिप्लेस कर दिया गया था? वाइसरॉय की पोस्ट से रिप्लेस कर दिया गया था। तो लॉर्ड कर्जन कौन थे? एक्चुअल में वाइसरॉय थे, पर यहाँ लिखा है गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, तो आप ऐसा ही लिखेंगे। कब से कब तक? 1899 से 1905 तक। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्यों आया इनके टाइम पर? क्योंकि इनके मेजर्स बहुत रिप्रेसिव थे, दमनकारिया नीति इन्होंने हमारे ऊपर अपनाई। मच ऑफ द अनरेस्ट इन इंडिया वॉज ड्यू टू लॉर्ड कर्जन्स रिप्रेसिव मेजर्स। ही रोज्ड अ स्टॉर्म ऑफ अपोजिशन इन द कंट्री। पूरे कंट्री में विद्रोह का तूफान ये ले आए, किसके थ्रू? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1899। और इसी की वजह से कॉरपोरेशन के जो मेंबर थे, इलेक्टेड मेंबर्स थे, उनका नंबर आधा हो गया। इसी तरीके से इन्होंने क्या लेके आए? यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए। और ये यूनिवर्सिटी एक्ट लाने का पर्पस सिर्फ इतना ही था, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि ये लेके आए कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1899, जिससे क्या हुआ? कॉरपोरेशन में इलेक्टेड मेंबर्स का जो नंबर था वो क्या हो गया? हाफ। पहली तो रिप्रेसिव पॉलिसी ये थी जिसके वजह से पूरे इंडिया में विद्रोह का तूफान आ गया। दूसरा इन्होंने क्या लेके आया? यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904। इसमें इन्होंने क्या किया? यूनिवर्सिटीज़ को काय में कन्वर्ट करने की बात की, डिपार्टमेंट्स में। यूनिवर्सिटीज़ को काय में कन्वर्ट कर देंगे डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, के डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में। फिर सेडिशन एक्ट हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो, इन सब के थ्रू इन्होंने हमारी सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस की लिबर्टी को कर्टेल किया। जो लिबर्टीज़ थोड़ी बहुत हमारे पास अभी तक थी, उन सब को ख़त्म करने का काम किया सेडिशन एक्ट के थ्रू, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के थ्रू। लॉर्ड कर्जन का सबसे अनपॉपुलर जो मेजर था वो ये था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इन्होंने बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, which was announced in 1903 and carried out in 1905, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 1903 में ही अनाउंस कर दिया था कि बंगाल का पार्टीशन होगा, और इसे फाइनली ऑन ग्राउंड लाया गया कब? 1905 में। बेटा अब हम बंगाल के पार्टीशन को पढ़ेंगे, द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बेटा बंगाल जो प्रोविंस उस टाइम में था, कोई छोटा मोटा बंगाल नहीं था। बंगाल के अंदर बंगाल तो था ही, साथ में बिहार था, उड़ीसा था, जैसे आज हम उड़ीसा कहते हैं। छोटा नागपुर और बंगाली स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट जो थे असम के, वो भी बंगाल का ही पार्ट थे। तो बंगाल तो है ही, उसके अलावा बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर और बंगाली स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट जितने भी थे असम के, वो भी बंगाल का ही पार्ट थे। इसका एरिया कितना था बेटा? 1,90,000 स्क्वायर माइल्स। कितना एरिया था? 1,90,000 स्क्वायर माइल्स। और कितनी पॉपुलेशन थी यहाँ की? 78.5 मिलियन। तो ना तो पॉपुलेशन कम थी, ना एरिया कम था। तो 1903 में जो लॉर्ड कर्जन होते हैं वो फाइनली अप्रूव कर देते हैं कि भाई हमें पार्टीशन कर लेना चाहिए बंगाल का, ठीक है। इन 1903 लॉर्ड कर्जन फॉर्मली अप्रूव द स्कीम फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कांग्रेस denounced the scheme at its annual session। देखो जब कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ 1903-1904 में, तो इन दोनों ही सेशन में कांग्रेस ने इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि भाई आप हमारी प्रोविंसेस को बांट कैसे सकते हो, बंगाल को कैसे बांट सकते हो। समझ में आई बात? डिनाउंस करना मतलब किसी भी चीज़ को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना। तो कांग्रेस ने ये जो बंगाल का डिवीज़न का जो स्कीम थी, इसे डिनाउंस किया अपने एनुअल सेशंस में, 1903 में भी, 1904 में भी। प्रोटेस्ट करते रहे ये कब तक? 1905 तक कांग्रेसी। द प्रोटेस्ट कंटिन्यूड एंड येट द गवर्नमेंट पुट्स इट्स प्लान इनटू इफेक्ट। प्रोटेस्ट होते रहे, गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने जो 1903 में डिसीजन लिया था उसको इफेक्ट में ले आए 1905 में। अब बेटा जो नई प्रोविंस बनी, तो उसमें 2 प्रोविंस बनेगी, 1 और 2। तो जो नई प्रोविंस बनेगी, एक में तो होगा बंगाल, और जो दूसरी वाली होगी उसमें ईस्ट बंगाल होगा और असम होगा। आई बात समझ में? तो 2 प्रोविंस बन जाएंगी, पहली होगी बंगाल और दूसरी होगी ईस्ट बंगाल एंड असम। तो
तो जो न्यू प्रोविंस होगी, जो नई प्रोविंस बनाई गई होगी ईस्ट बंगाल एंड असम, उसमें क्या किया, असम के साथ चिट्टागोंग को रख दिया और 15 डिस्ट्रिक्ट जो पहले ओल्ड बंगाल में आते थे वो रख दिए। अब जो नई प्रोविंस बनी थी उसमें एरिया था 1,06,540 माइल्स का और पॉपुलेशन थी 31 मिलियन की, जिसमें से 18 मिलियन तो मुस्लिम्स थे और 12 मिलियन कौन थे, हिंदूज थे। इसका कैपिटल किसे बनाया गया बेटा, ढाका, जिसे आज हम ढाका के नाम से जानते हैं। और इसका सब्सिडरी हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया, चिट्टागोंग में। फिर से ध्यान से सुनो, 1903 में जिस आइडिया को प्रपोज किया गया था, 1905 में उसे इफेक्ट में लाया गया। एक प्रोविंस से 2 प्रोविंस डिवाइड कर दी, एक थी क्या, बंगाल, और दूसरी थी ईस्ट बंगाल एंड असम। क्लियर है। इनका एरिया था 1,06,540, पॉपुलेशन थी 31 मिलियन, जिसमें से 18 मिलियन मुस्लिम थे, 12 मिलियन हिंदू थे। कैपिटल ढाका रखी गई। हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ पार्टीशंस, गवर्नमेंट्स वर्जन, लॉर्ड कर्जन्स व्यू। ठीक है, क्या कारण थे पार्टीशन के। तो अब यहाँ पर हम किसके व्यूज़ को पढ़ रहे हैं, लॉर्ड कर्जन के व्यू को पढ़ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के व्यू को पढ़ रहे हैं कि इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए कि भाई हम बंगाल को क्यों अलग कर रहे हैं। पहला, गवर्नमेंट सिर्फ इतना कह रही थी कि भैया ये जो साइज़ है बंगाल प्रोविंस का ये इतना बड़ा है कि हम इसे प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और एक सिंगल प्रोविंशियल गवर्नमेंट इतने बड़े एरिया को मैनेज नहीं कर पाएगी, इसलिए हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं। हो भी सकता है ये सही हो, क्योंकि ये जो यूरोपियंस थे इनकी तो कंट्री इतनी छोटी सी होती हैं कि हो सकता है इनको इसमें प्रॉब्लम आ रही हो, पर एक्चुअल में ये पर्पस तो नहीं था। जो आइडिया था वो यही था कि साइज़ को रिड्यूस करना है प्रोविंसेस की, और ये कोई नई बात नहीं थी। mooted का मतलब होता है कोई ऐसा आइडिया जो बार बार डिस्कशन में आता हो। तो जो आइडिया था कि साइज़ को रिड्यूस कर देना चाहिए प्रोविंस की, ये तो टाइम टू टाइम एग्जिस्टेंस में आता ही रहा है। और जो बंगाल का पार्टीशन हमने किया है उस पर लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि ये सिर्फ रीएडजस्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ का। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज थी हम उनको सिर्फ रीएडजस्ट करें और कुछ थोड़ी ना कर रहे हैं, ज़्यादा चिंता मत करो। और इसमें कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि जो प्रोविंस के साइज़ को रिड्यूस करने की बात है, तो ये जो आइडिया है तो बार बार एग्जिस्टेंस में आया ही है ना, मूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, कोई नई बात नहीं है। जो आर्ग्यूमेंट दिया था कर्जन ने पार्टीशन के फेवर में वो ये था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं दोनों प्रोविंसेस का, तो एक होगी बंगाल और दूसरी होगी ईस्ट बंगाल एंड असम। सेकेंड, जो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे उन्होंने इस बात को नोट किया, मतलब पे जाए उसके पहले सुनो, एक बंगाल की 2 बंगाल बन गए, एक था सिर्फ बंगाल और दूसरा था ईस्ट बंगाल एंड असम। आई बात समझ में, बोथ द प्रोविंस लिखा है, मतलब 2 प्रोविंस बनी, एक बंगाल दूसरी ईस्ट बंगाल एंड असम। अब मतलब की बात करेंगे, हम जितने भी उड़िया हैं, मतलब जो उड़िया लैंग्वेज स्पीकर्स हैं उन्हें बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाना चाहते हैं। ठीक है, जितनी भी उड़िया स्पीकर्स हैं जो टेरिटोरियल लिमिट जो है उड़ीसा उसके बाहर हैं, उन सब को हम कहाँ पर, बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाना चाहते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, जो सेकेंड रीज़न था वो ये था, जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे उन्होंने नोट किया, दे नोटेड दैट गवर्नमेंट इस फेवर में है कि वो जितने भी उड़िया हैं, उड़िया लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं उन्हें साथ में लाना है, कहाँ पर, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। अब ये जो उड़िया स्पीकिंग पीपल हैं वो कौन से वाले हैं बेटा, जो उड़ीसा की टेरिटोरियल लिमिट के बाहर हैं, उन्हें हम बंगाल में लाना चाहते हैं। ये सेकेंड रीज़न दिया गया। बेटा अब हम पढ़ेंगे रीजंस बिहाइंड द पार्टीशन। भाई एक्चुअल रीज़न जानेंगे हम कि क्यों पार्टीशन किया गया। हम नेशनलिस्ट व्यू को पढ़ेंगे। अभी हमने किसके व्यू को देखा, अभी हमने देखा हमारे लॉर्ड कर्जन के व्यू को, गवर्नमेंट के व्यू को, अब हम देखेंगे हमारे नेशनलिस्ट के व्यू को। ठीक है, तो पहला था टू स्ट्राइक एट द रूट ऑफ बंगाली नेशनलिज्म। पहला रीज़न जो हमारे नेशनलिस्ट ने दिया कि भाई बंगाल में नेशनलिज्म इस हद तक बढ़ रहा था और ऐसे बढ़ रहा था कि अंग्रेज़ों की रातों की नींद खत्म हो गई थी, तो वो बंगाली राष्ट्रवाद की जड़ों पर प्रहार करना चाहते थे। कुछ ऐसा करना चाहते थे कि यहाँ ये जो नेशनलिज्म का गाना गाया जा रहा है ये ख़त्म हो जाए। मेरी बात सुनो, आप लोगों ने हमारा नेशनल एंथम सुना है जनगण मन, वो किसने लिखा है बेटा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हमारा नेशनल एंथम वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दोनों कहाँ से थे, बंगाल से ही थे ना। इसके अलावा भी बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं बेटा जो कहाँ से हुए, बंगाल से हुए। और 2 के नाम सुनो, बिपिन चंद्र पाल,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और ऐसे 50 की लिस्ट होगी बेटा जो कहाँ से थे, बंगाल से थे। अब अंग्रेज़ों का तो दिमाग ख़राब था कि भाई ये ऐसे ही, एक तो सारे लॉरिएट, सारे हाईली एजुकेटेड है ना ही तो हम लॉ में इनसे जीत पा रहे हैं। देखो इलिटरेट पर्सन को तो आप कैसे भी पागल बना सकते हो, पर ये तो हाईली एजुकेटेड थे, कहीं आप इनको पकड़ ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए बंगाल का डिवीज़न किया गया, ठीक है। जो बढ़ती सॉलिडारिटी थी बंगाली नेशनलिज्म में, जो एकजुटता बढ़ती जा रही थी, इसके ऊपर स्ट्राइक करना था। इसीलिए इस यूनिटी को ब्रेक करने के लिए बंगाल को डिवाइड किया गया। इस टाइम में बंगाल नर्व सेंटर की तरह काम कर रहा था, पूरे इंडियन नेशनलिज्म का नर्व सेंटर बना हुआ था बंगाल। लॉर्ड कर्जन की इच्छा थी कि ये जो कम्युनिटीज़ है ना, बहुत इनमें एका हो रहा है, हिंदूज़ में मुस्लिम ने मिल के बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस पूरी यूनिटी को ही ख़त्म कर दूं। लॉर्ड कर्जन डिज़ायर टू क्रश द न्यू स्पिरिट, ये जो न्यू स्पिरिट थी इसको क्रश करना था, ऐसी इच्छा थी किसकी, लॉर्ड कर्जन की, बाय डिवाइडिंग द पॉलिटिकली एडवांस्ड कम्युनिटीज़। ये जो पॉलिटिकली एडवांस कम्युनिटी, उस टाइम दो ही कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस कर रही थी, एक थी इंडिया के हिंदू और दूसरे इंडिया के मुस्लिम। तो इन दोनों को ही मैं क्या करता हूँ, 2 सेपरेट प्रोविंसेस में बांट देता हूँ, तो ये आपस में एरिया लड़ती रहेंगी, नेशनलिज्म इंडिपेंडेंस भूल जाएंगी। देखो आप, एक घर का भी बंटवारा होता है ना, तो 2 लड़कों को, 2 बच्चों को ऐसा लगता है यार मुझे कम मिला, उसे ज़्यादा मिला, उसे अच्छा मिल गया, मुझे बुरा मिल गया। तो यही दिमाग में था अंग्रेज़ों की कि एरिया को डिवाइड कर दो, ये आपस में एरिया के लिए लड़ते रहेंगे और नेशनलिज्म को भूल जाएंगे, आज़ादी को भूल जाएंगे। तो बेटा इस बात को जो होम सेक्रेटरी थे, गृह सचिव थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है। राइजली द होम सेक्रेटरी इज़ ऑन रिकॉर्ड एज सेइंग, उस टाइम में होम सेक्रेटरी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा इस स्प्लिट को लेके कि हमें ये जो सॉलिड बॉडी बन रही है इसे क्या करना है, वीक करना है, ठीक है। ये जो अपोनेंट्स हैं, जो हमारे रूल के अगेंस्ट में खड़े हैं, इनकी सॉलिड बॉडी को वीक करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। इसको एक बार इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वन ऑफ आवर मेन ऑब्जेक्ट्स इज टू स्प्लिट अप एंड देयर बाय वीकन अ सॉलिड बॉडी ऑफ ओपोनेंट्स टू आवर रूल। हमारे रूल के आड़े में ये जो सॉलिड बॉडी आ रही है ना, इससे हमें वीक करना है, इसीलिए हमने स्प्लिट अप किया, इसलिए हमने बांट दिया। लॉर्ड कर्जन और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनका बिलीव था कि बंगाल यूनाइटेड इज़ पावर, बंगाल अगर यूनाइटेड रहेगा तो पावरफुल रहेगा, पर बंगाल डिवाइडेड रहेगा तो इससे एक सेटबैक मिलेगा नेशनल मूवमेंट को इन सेवरल डिफरेंट डायरेक्शन। और सच में ऐसा हुआ भी बेटा, ये जो बीज यहाँ बो गए उसका फल हम आज तक भुगत रहे हैं। कभी हमारे बॉर्डर एरिया पे, किसी बॉर्डर पे कोई हमारा शोल्जर मारा जाता है, कहीं किसी बॉर्डर पे कोई शोल्जर मारा जाता है। सेकेंड अब हम पढ़ेंगे द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। बेटा ऑब्वियसली बात है, इस पॉलिसी का नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम किसके डिवीज़न की बात कर रहे हैं, हिंदूज़ और मुस्लिम्स के डिवीज़न की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में दरार डालने का काम करेंगे अब अंग्रेज़। एक और मोटिव था पार्टीशन का, वो था टू डराइव अ वेज बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम, हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में दरार पैदा करना। फरवरी में कर्जन एक टूर पे गए ईस्ट बंगाल के, जहाँ पर उन्होंने मीटिंग्स को अटेंड किया, ठीक है। फरवरी में 1904 में कर्जन एक टूर पे गए ईस्ट बंगाल के, जहाँ उन्होंने नंबर ऑफ़ मीटिंग्स को एड्रेस किया। वहाँ पर उन्होंने मुस्लिम्स को एक्सप्लेन किया हिज ऑब्जेक्ट इन पार्टीशनिंग वॉज नॉट ओनली टू रिलीव द बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा जो ऑब्जेक्ट है बंगाल के डिवीज़न, ऑब्जेक्ट्स हैं बंगाल को डिवाइड करने के पीछे, वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना चाहते हैं, बट ऑल्सो टू क्रिएट अ मोहम्मदीन प्रोविंस। पर हमारा ये भी विचार है कि आप लोगों के लिए, मतलब मुस्लिम्स के लिए एक प्रोविंस बना दे। आई बात समझ में, फिर से ध्यान से सुन लो। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन एक मीटिंग में जाते हैं फरवरी 1904 में, ईस्ट बंगाल का जब ये टूर करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं और वहाँ पर ही मुस्लिम्स को एक्सप्लेन करते हैं कि हम ये जो बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही पर्पस नहीं है कि हमको बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ईज़ लानी है, उसको प्रॉपर करना है,
सिर्फ उसको रिलीव करने के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं, पर हम ये भी चाहते हैं कि हम मोहम्मदीन प्रोविंस बनाएं, मुस्लिम्स के लिए एक प्रॉपर स्टेट बनाएं। आज तक मुस्लिम्स को कभी ऐसे स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ी बेटा। इस्लामिक रूल आज कल परसों से हमारे इंडिया में नहीं था, हज़ारों साल था, ठीक है। अगर हम इस डेट को लें, कब की बात करें, 1905 की बात करें, तो दिल्ली सल्तनत के रूल की बात करो, मुग़ल रूल की बात करो आप, तो बहुत बड़ा टाइम स्पेंड था जब मुस्लिम्स इंडिया में थे। तब तो उन्हें कभी नहीं लगा कि हमारे लिए एक सेपरेट प्रोविंस बनना चाहिए, नहीं लगा ना। हज़ारों साल छोड़ दो, 600-700 साल तो रूल किया मुस्लिम्स ने, तब तो उनको ऐसा कुछ नहीं लगा। अंग्रेज़ों को एकदम से प्यार जागा मुस्लिम्स के टुवर्ड्स और उन्होंने कह दिया कि चलो अब हम मोहम्मदीन प्रोविंस बना देते हैं। The mullahs went from place to place explaining the Muslims that the government was on their side. अब ये जो इस्लामिक छोड़ो, कोई से भी ये जो रिलीजियस प्रीस्ट होते हैं ये थोड़ा तो एक्सट्रीम में ज़्यादा सोच लेते हैं, और ऐसे ही मुस्लिम प्रीस्ट भी जो होते हैं वो एक्सट्रीम में सोच लेते हैं मुल्ला, और ये जगह जगह जाते हैं और मुस्लिम को समझाते हैं कि भाई सरकार हमारे साथ है, देखो कितना सोच रही है। हाँ, ये बोल रही है कि भैया मुस्लिम्स के लिए एक अलग स्टेट बनना चाहिए, हमारे लिए एक स्टेट बना रही है, तो सोचो अंग्रेजी हुकूमत कितनी अच्छी है। दैन टू डेमॉन्स्ट्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश राज, एक और पर्पज़ था लॉर्ड कर्जन इसके थ्रू अपनी पावर को डेमॉन्स्ट्रेट करना चाहते थे। लॉर्ड कर्जन वॉज रिएक्शनरी, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को लाइक नहीं करते थे। लॉर्ड कर्जन वॉज रिएक्शनरी हैविंग ग्रेट डिसलाइक फॉर डेमोक्रेटिक आइडियाज़, प्रजातंत्र को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनका बिलीव था कि जो लोग हैं इंडिया के वो इलिटरेट हैं, है ना, वो लोग तो हमें अनपढ़ ही बोलते थे, इनकी क्या पॉलिटिकल एस्पिरेशन होगी, ये क्यों वोट देंगे, ये क्यों ये चुन के सरकार बनाएंगे, कुछ भी बात करते हैं, इनके पास तो ज्ञान है ही नहीं। कि अकॉर्डिंग टू हिम द डिमांड्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड नो मीनिंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डिमांड्स उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, प्रोफेसर ताराचंद, देखो बंगाल के पार्टीशन पे ताराचंद जो प्रोफेसर है उनका क्या कहना है कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ ये डेमॉन्स्ट्रेशन था किसकी स्ट्रेंथ का, ब्रिटिश राज की स्ट्रेंथ का, ठीक है, टू प्रूव दैट इट कुड अफोर्ड टू होल्ड पब्लिक ओपिनियन इन कंटेम्प्ट, ये पब्लिक ओपिनियन को खिलाफ जा सकते हैं। मतलब सुनो, फिर से ध्यान से सुन लो, ताराचंद बंगाल के डिवीज़न पार्टीशन को लेकर क्या कहते हैं कि ये ब्रिटिश राज का सिर्फ डेमॉन्स्ट्रेशन था, वो अपनी ताकत को इसके थ्रू दिखाना चाहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन कैसा भी हो, हम पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ जाकर भी काम कर सकते हैं। और हमने 1903 में जिस दिन डिसीज़न लिया था उस दिन से प्रोटेस्ट हो रहे थे, डेमॉन्स्ट्रेशन हुआ था, पर हमने किसी का सुना नहीं, हमने फाइनली बंगाल को डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते थे। अब हम पढ़ेंगे एंटी पार्टीशन मूवमेंट को। तो बेटा देखो, जब पार्टीशन हो गया तो ये शॉक था, होल पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द प्रोविंस वाज रिवोल्यूशनाइज्ड, एक रात में ही सब कुछ बदल के रख गया। जो बंगालीज थे उन्हें लग रहा था कि उन्हें इंसल्ट किया गया, उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया, उनके साथ चीटिंग हुई है, उन्हें ट्रिक किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अंडर द लीडरशिप, इंस्पायरिंग लीडरशिप ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जिया, के मित्रा, बिपिन चंद्र पाल, आनंद मोहन बोस, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर और दूसरे और भी नेता थे। हम क्या बोल रहे हैं कि 50 नेता निकाल दो, सारे एजुकेटेड, सारे लॉरिएट, ठीक है, ये सारे के सारे अब आंदोलन करेंगे और इनका जो आंदोलन होगा वो वाइल्ड फायर की तरह चारों तरफ फैल जाएगा बंगाल में। फिर से ध्यान से सुनो, ये जो पार्टीशन हो गया इसने सब को शॉक दिया, पूरी की पूरी पॉलिटिकल लाइफ जो प्रोविंस की थी वो रिवोल्यूशनाइज्ड हो गई एक रात में, है ना। इतना बड़ा फेरबदल कैसे बेचारे सहते, पर सहना पड़ा, क्या कर सकते हैं। बंगालीज क्या फील कर रहे थे कि भाई हमारी तो इंसल्ट हुई है, हमें ह्यूमिलिएट किया गया, हमें ट्रिक किया गया है। अब इंस्पायरिंग लीडरशिप होगी सुरेंद्रनाथ बनर्जिया की, के मित्रा, बिपिन चंद्र पाल, आनंद मोहन बोस, अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरे। अब ये सब आंदोलन करेंगे और इनका जो आंदोलन होगा, इनका जो गुस्सा होगा, इतने सारे लोगों का ये आंदोलन पूरी तरीके से, ये गुस्सा पूरे बंगाल में फैलेगा। 7 अगस्त 1905 को एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी टाउन हॉल में कोलकाता में। जो स्टूडेंट्स ग्रुप होंगे वो सब बैनर लेके आते हैं जिनमें स्लोगन्स लिखे होते हैं, यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ, वंदे मातरम,
पार्टीशन नहीं होना चाहिए, नो पार्टीशन, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, वंदे मातरम, नो पार्टीशन, अमंग अदर रेजोल्यूशंस, अ बाइकॉट रेजोल्यूशन वाज आल्सो पास्ड। दूसरे रेजोल्यूशन के साथ किस मूवमेंट को भी पास किया गया, बाइकॉट रेजोल्यूशन को भी पास किया गया। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि लोगों का रिएक्शन कैसा था 16 अक्टूबर को। ठीक है, द डे ऑफ मॉर्निंग, मतलब देखो जो वर्ड मॉर्निंग है इसका मतलब क्या होता है, शोक। लोग दुखी थे, शोक व्यक्त कर रहे थे। द डे ऑफ मॉर्निंग, शोक का दिवस पढ़ेंगे हम। बंगाल को डिवाइड कर दिया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 16 अक्टूबर 1905। जो लीडर्स थे उन्होंने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया। किस दिवस के रूप में, शोक दिवस के रूप में मनाया पूरे बंगाल में। पूरी सिटी, टाउन, विलेज, जितनी भी सिटीज़ थी, जितने भी टाउन्स थे, विलेजेस थे, वहाँ पर वंदे मातरम चिल्लाया गया, जो सिंबलाइज करता था, चिल्लाया गया मतलब गाया गया, समझ रहे हो ना आप, क्राई करना मतलब चिल्ला चिल्ला के गाया गया, जो किसको सिंबलाइज करता था, पैट्रियोटिज़म को, यूनिटी को। जो आनंद मोहन बोस थे, जो वेटरन पॉलिटिकल लीडर्स थे, प्रेसाइडेड ओवर द मैमूथ मीटिंग इन कोलकाता। अब इतनी बड़ी जो जायंट मीटिंग थी उसको प्रेसाइड करते हैं आनंद मोहन बोस, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर होते हैं। सारे लोग जोर जोर से वंदे मातरम गा रहे थे। यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, फाउंडेशन रखते हैं। किसका फाउंडेशन रखते हैं, फेडरेशन हॉल का। आनंद मोहन फाउंडेशन रखते हैं किसका, फेडरेशन हॉल का। जो सिंबल बनेगा यूनिटी ऑफ बंगाल का, जहाँ पर मीटिंग होगी, ईस्टर्न बंगाल के लोग और वेस्टर्न बंगाल के लोग, ये जो अलग अलग बांट दिया है अंग्रेज़ों ने, दोनों जगह से लोग आएंगे और कहाँ पर बैठेंगे, फेडरेशन हॉल में बैठेंगे। ऑल द पीपल गैदर्ड देयर टुक वो ऑफ स्वदेश, जितने भी लोग आएंगे वो शपथ लेंगे, कसम खाएंगे स्वदेशी की। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो भी, जो पैट्रियोटिक फेमस पैट्रियोटिक सॉन्ग है जिसे अमर सोनार बंगला कहते हैं, माय गोल्डन बंगाल, वो इस ओकेशन के लिए स्पेशली लिखते हैं। और बेटा ये जो अमर सोनार बांग्ला है ये आज नेशनल एंथम है किसका, बांग्लादेश का। पर बांग्लादेश की जो न्यूली इलेक्टेड क्या, जो न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट है, अभी इलेक्ट तो नहीं हुई है, शेख हसीना भी आपको पता होगा इंडिया में बैठी है, उसकी बिहाफ पे जो व्यक्ति चला रहे हैं सरकार बंगाल में, वो इस सॉन्ग को बदलना चाह रहे हैं। अमर सोनार बांग्ला आज नेशनल एंथम है कहाँ का, बांग्लादेश का, जिसको अभी की जो रूलिंग व्यक्ति है वो चेंज करना चाहता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को। जो पर्पस था स्वदेशी मूवमेंट का वो ये था कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ का एक्सपांशन हो। जब हम हमारे गुड को यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन इंडस्ट्री गुड प्रोड्यूस करेंगी और प्रॉफिट हमें होगा, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। स्वदेशी और जो बायकॉट मूवमेंट थी वो वास्तव में क्या थी बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री थी, सप्लीमेंट्री थी एक दूसरे की। अब बेटा क्यों इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कह रहे हैं, क्योंकि जब हम फॉरेन गुड्स का, फॉरेन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे मार्केट में हमें क्या चाहिए, होममेड प्रोडक्ट चाहिए। हमारे मार्केट में क्या फ़्लो करेंगे, हमारे बनाए हुए गुड, स्वदेशी गुड, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अंग्रेज़ों ने बनाई है तो हम उसके बिना रहने लगेंगे, हमें उसका सब्स्टिट्यूट चाहिए पड़ेगा ना, तो वो कौन सा होगा, स्वदेशी होगा। इनिशियली ये जो मूवमेंट थी उसमें हमने अपने आप को दूर रखा, एब्सटेनिंग फ्रॉम द परचेस ऑफ ब्रिटिश गुड। हमने कोशिश की कि हम ब्रिटिश गुड्स को परचेस ना करें। इन द कोर्स ऑफ टाइम ये और कॉम्प्रहेंसिव होती गई। हमने इंग्लिश क्लॉथ का बायकॉट किया, सॉल्ट शुगर का बायकॉट किया, फिर हमने इंग्लिश में बोलना छोड़ दिया, प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश स्पीच, फिर हमने गवर्नमेंट पोस्ट को छोड़ा, लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स को छोड़ दिया, फिर सोशल बायकॉट किया उस पर्सन का जो फॉरेन गुड्स पहन रहा था, फॉरेन गुड्स को यूज़ कर रहा था, उन्हें परचेज़ कर रहा था। जो बायकॉट मूवमेंट था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ with the British in every field. The boycott movement has developed into a policy of non-cooperation with the British in every field. फिर हमने ब्रिटिशर्स को कॉपरेट भी नहीं किया। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट। जो स्वदेशी स्पिरिट थी वो सारे सेक्शंस, सोसाइटी के सारे सेक्शंस तक पहुंची। कोबलर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इंग्लिश लोगों के शू को बैन नहीं करेगा, जो इंग्लिश शूज़ होंगे उनको नहीं बनाएगा, उन्हें ठीक नहीं करेगा। जो वॉशरमैन थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम यूरोपियन गारमेंट्स को वॉश नहीं करेंगे। ये जो मूवमेंट था
द मूवमेंट फेल टू डीस्टेबलाइज द गवर्नमेंट। ये जो मूवमेंट था ये गवर्नमेंट को तो डीस्टेबलाइज नहीं कर पाया, पर इसने फिर भी हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आया। बट इट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द नेशन इन द फॉलोइंग वेज। ऑब्वियसली बात है, स्वदेशी मूवमेंट जो था, बाइकॉट मूवमेंट जो था, उसने अंग्रेजी हुकूमत को ख़त्म नहीं किया, पर बहुत सारा ऐसा कुछ किया जिससे आगे नेशनलिस्ट को एक नया रास्ता बन गया। इसी तर्ज पे महात्मा गांधी आगे के दिनों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेके आएंगे। पहला काम जो इस मूवमेंट के थ्रू हुआ वो कि जो इम्पोर्ट्स थे ब्रिटिशर्स के वो कम हो गए। डिक्लाइन होना मतलब कम हो जाना, डिक्लाइन इन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड। दूसरा, स्टिमुलस टू इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को स्टिमुलस मिला, है ना, जैसे कि बंगाल केमिकल फैक्ट्री वो पीसी रे ने स्टार्ट की, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाटा एंड आयरन स्टील, टाटा एंड आयरन स्टील का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। पीसी रे ने अपनी केमिकल फैक्ट्री स्टार्ट कर दी। फिर हम लोगों ने अर्ज किया कि भाई जो लोग हैं वो नेशनल एजुकेशन को लें, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे नेशनल स्कूल्स ओपन अप हुए कोलकाता में। लिटरेसी एक्टिविटी बढ़ गई, बहुत सारे जर्नल्स लिखे जाने लगे, न्यूज़पेपर जैसे केसरी, मराठा, युगांतर, ये सब आ गए। इन ब्रीफ हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था ये वाइक्रस नेशनल मूवमेंट बना। तिलक वॉज ट्राइड फॉर सेडिशियस राइटिंग इन द केसरी। राजद्रोह का इल्ज़ाम लगाया गया बाल गंगाधर तिलक पे कि तुम ये जो लिख रहे हो ये राजद्रोह है, हमारी अंग्रेजी हुकूमत के ख़िलाफ़ तुम इतना कुछ लिख रहे हो केसरी में। जुलाई 1908 में इन्हें ही वॉज कन्विक्टेड एंड डिपोर्टेड टू मैंडले, इन्हें मैंडले जेल में भेज दिया गया, वो भी 6 साल के लिए। इसके पहले लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह, इन्हें भी डिपोर्ट किया गया था मैंडले की जेल में। मतलब मैंडले भेज देते थे अंग्रेज, देश से दूरी भेज देते थे। मैंडले की जेल कहाँ है बताओ? मैंडले है कहाँ पर है बेटा? मैंडले है म्यांमार में, ठीक है। तो जुलाई 1908 को इन्हें मैंडले मतलब म्यांमार भेज दिया गया 6 साल के ट्रायल के लिए। इसके पहले लाला लाजपत राय और सरदार अजित सिंह, इन्हें भी मैंडले भेजा गया था। तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और दूसरे जो नेता थे वो सिंबल बने सेक्रीफाइस के कि भैया ये लोग अपनी जान तक निछावर करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, जान भी दे देंगे, बस इन्हें क्या चाहिए? फ्रीडम। जो यंग रेवोल्यूशनरीज थे जैसे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, मंडलाल ढींगरा, लाल ढींगरा, सॉरी है ना। जो यंग रेवोल्यूशनरीज थे जैसे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, मदन लाल ढींगरा, इनकी डेथ ही हो जाती है बेटा, दैट अदर्स माइट लीव्स, कि भाई दूसरे जी सकें इसलिए ये लोग अपनी जान दे देते हैं। तो भाई भले बिपिन चंद्रपाल हों, लाला लाजपत राय हों, ये किसका सिंबल बन गए? सेक्रीफाइस का, कि भाई इन लोगों ने अपनी जानें दी हैं, काय के लिए दी हैं? आज़ादी लेने के लिए। फिर दूसरे यंग रेवोल्यूशनरीज़ की हम बात करें जैसे खुदीराम बोस है, प्रफुल्ल चाकी हैं, मदन लाल ढींगरा हैं, ये लोग भी मरे कि भाई दूसरे लोग जी पाए। बेटा सूरत स्प्लिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे पार्ट 2 को। I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. बेटा अगर कोई चेंज कराना होता है तो उसके लिए भी तुम लोग प्रॉपर फीडबैक दे सकते हो, पर अभी तक दिया किसी ने भी नहीं है।